हाँ जी, अकाउंट्स वालों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आ गया हूँ वीडियो का थर्ड पार्ट लेके। एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस फर्दर चैप्टर्स ऑब्वियसली। तो कहाँ है नोट्स? नोट्स में आ जाओ। हाँ जी, आई होप यू हैव वॉच्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस अकाउंट्स सीरीज क्लास 12th। तो भाई चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कर दिया था। पार्ट 2 में हमने उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो भी कर दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो भाई चैप्टर 3 एंड 4 आई एम गोना कंप्लीट दीज बोथ चैप्टर इन दिस सिंगल वीडियो। ठीक है, ये पार्ट थर्ड होने वाला है। एंड इन द पार्ट फोर्थ में मैं चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के जो CBSE में पूछे हुए मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई सुनो, चैप्टर 3 का नाम है कंपेरेट। अब ये देखो, मैंने चैप्टर 3 along with this chapter 4 I have made 1 page notes for these both chapters। ओके, शुरू करते हैं। तो ये देखो, हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या पढ़ा? सर जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा ना, उनको एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है अब भाई सुनो, जैसे हर एक चीज़ के लिए, हर एक एक्टिविटी को करने के लिए किसी न किसी टूल का यूज़ होता है। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। सेम ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए वी हैव सो मैनी टूल्स। सो क्या बोला मैंने? पढ़ो, टूल्स फॉर अकाउंटिंग या बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या होते हैं ये? दोज टूल्स और दोज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विच हेल्प इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस फर्म हो, उसके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई बोलो। मैंने बताया था बैलेंस शीट होती है सर, SOPL होता है यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। होने को तो इसके अलावा 2 चीज़ें और बताई थी मैंने एक और बताया था आपको। एक होता है सोसी मतलब SOCE स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक और होता है EN एक्सप्लेनेटरी नोट। पर जो लास्ट के 2 है ना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, you just have to remember only 3। फर्स्ट बैलेंस शीट, देन SOPL एंड देन CFS यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो इन्हीं तीनों को अच्छे से एनालाइज करने के लिए ही हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, जिनकी हेल्प से, जिनको यूज़ करके हम किसी भी एंटरप्राइजेस की, किसी भी बिजनेस यूनिट की स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो, ये देखो, वी हैव गिवन सो मैनी टूल्स। पहला है हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अगला है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट, अगला है हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो, फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, 5 है फंड फ्लो स्टेटमेंट, 6 है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, और 7 है हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस। अब सुनना, आपको इन सब के नाम याद नहीं रखने, आपको जो इनके बारे में पढ़ना है ना, जिनमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये जो 4 हैं, कॉमन साइज, कंपैरेटिव साइज, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो। ऑब्वियस बात है, इन चारों को हम अपने चैप्टर में डिटेल पढ़ने वाले हैं। बाकी फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट और ट्रेंड एनालिसिस, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो भाई शुरू करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट? मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं, जब हम करंट ईयर के साथ साथ, क्या बोला मैंने, बोलो करंट ईयर के साथ साथ जब हम पिछले ईयर्स का जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट। खत्म बात, इतनी सी ही लाइन में इसका मतलब खत्म होता है। क्या बोला मैंने सर? रिपीट करो। सर हमने ये बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना भाई, हम करंट ईयर की बनाएंगे। हाँ सर, करंट ईयर की बनाएंगे, और बना भी दी, मान के चलो हमने बना दी। क्या बोला मैंने? यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ एनी कंपनी एंड यू हैव मेड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड्स बैलेंस शीट, SOPL, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने बना दिया, चलो अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे? करंट ईयर का स्टेटमेंट को एक साथ रखो, एक साइड रखो, और पिछले साल के, पिछले कितने भी ईयर्स के, डिपेंड्स ऑन यू, पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पिछले ईयर्स के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकालो। ठीक है, और करंट ईयर के साथ साथ पिछले ईयर्स के जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाले हैं, वही सब बैलेंस शीट, कैश फ्लो, SOPL, उनको करंट ईयर से कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा। पता क्या चलेगा सर?
पता ये चलेगा कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटी थी, हमने कितना डिविडेंड बांटा, हमने कितना इंटरेस्ट रेट दिया या कितना हमने इंटरेस्ट दिया लोन का। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता चलेगी। ठीक है भाई, इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट। ठीक है, अब सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो इसमें सर दो चीज़ें आपको बनाने के लिए पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में बेसिकली हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं बैलेंस शीट, एक एसओपीएल। हालांकि हम कैश फ्लो भी पढ़ते हैं, पर 12th में कंपैरेटिव कैश फ्लो बनाने को नहीं आता है। ठीक है, 12th में आपके पास या तो बैलेंस शीट आता है या एसओपीएल बनाने को आता है। ठीक है भाई, पहले पढ़ी बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, अब देखो आप कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स फॉर 2 और मोर ईयर्स, क्या बोला मैंने, 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन, उसे बोला जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस खत्म बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर ईयर्स ऑफ अ सेम फर्म आर प्रेजेंटेड एंड कंपेयर्ड, इट इज़ कॉल्ड इंटर पीरियड कंपैरिजन या इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मतलब क्या होता है कि आपने किसी सेम फर्म, आपने क्या करा, आपने अपनी कंपनी उठाई, मान के चलो आपकी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, आपने एबीसी लिमिटेड के सेम वही करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एबीसी लिमिटेड के ही पिछले ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करा, तो उसे बोला जाता है इंटर पीरियड कंपैरिजन या इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर आपने व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर फर्म्स, यहाँ पे देखो ईयर की बात नहीं कर रही है, 2 और मोर फर्म बोला है, आर कंपेयर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपेरिजन। मतलब आपने क्या करा, आपने इस साल के एबीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए, ठीक है, और मान के चलो कोई दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए, या एक और कंपनी मान के चलो रिलायंस, ठीक, आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए। तो इन्हीं अलग अलग फर्म के, अलग अलग कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या बोला मैंने, इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं कि सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है ना, उसको हम बनाते क्यों हैं, क्या पर्पज़ है, या इसका क्या यूज़ होता है, क्या इसका ज़रूरत है। तो सुनो भाई, सबसे पहला, टू मेक डेटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने से ना हम पिछले ईयर और करंट ईयर के डेटा को इजीली सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं और क्लासीफाई कर पाते हैं। अच्छा, अगला है टू इंडिकेट ट्रेंड्स। इसका क्या मतलब होता है, सर अगर हम पिछले ईयर्स और करंट ईयर के डेटा को मैच करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वी विल डिराइव अ ट्रेंड मतलब सर हम एक ना पैटर्न को पकड़ पाएंगे। सर कैसा पैटर्न, मान के चलो हमने करंट ईयर के साथ साथ पिछले 5 ईयर्स के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करा, तो हम ये देखेंगे सर कि हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं पिछले 5 साल में, या हमारी सेल पिछले 5 साल में इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, तो वहाँ से हमें ट्रेंड पकड़ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट ऑफ अ कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग लिख लो ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब होता है ऑब्वियसली भाई, जब हम किन्हीं भी फर्म का, चाहे एक हो, एक से ज़्यादा हो, कितनी भी हो, या अपनी ही फर्म है, उसके अगर हम मान लो पिछले 3 साल के डेटा को देख रहे, तो हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। ठीक है भाई, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कंपनी का अगर सेल्स अच्छा है तो हम बोलेंगे सर कि कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है, जो सेल्स की टीम है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मान के चलो कंपनी का परचेज़ उतना नहीं है जितना होना चाहिए सर, जितना एक्सपेक्टेड होता है उतना नहीं है, तो हम वहाँ से हम क्या ट्रेंड निकालेंगे सर कि हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है ना, वी हैव टू वर्क ऑन दैट डिपार्टमेंट, वी हैव टू हायर मोर एंड मोर प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स ऑन दैट डिपार्टमेंट। पहले पड़ी बात, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट के बारे में हमें पता चल पाता है। अगला, टू कंपेयर फर्म परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बात है, क्या होता है कि मान के चलो आपने क्या करा, आपने स्टेटमेंट बना दी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उससे आपको ये भी पता चल सकता है, क्या चल सकता है सर पता, कि आपने मान के चलो 2 या 2 से ज़्यादा फर्म का स्टेटमेंट निकाला, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी फर्म कितना ग्रो कर रही है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, और जो दूसरी फर्म्स है उनकी क्या परफॉर्मेंस है, तो वो हमें पता चल पाता है। अगला है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। अब देखो भाई,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। फोरकास्टिंग का मतलब भाई फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसा होने वाला है हम अभी से प्लानिंग कर सकते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ हाईली डायनेमिक। आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हो कि जो बिज़नेस होता है किसी भी फर्म का, चाहे कैसे बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, चाहे वो अभी अच्छे से ग्रो कर रहा हो ना कर रहा हो, एक्सपेंशन फेज में हो या स्टेबल हो, कैसा भी हो, हमें फोरकास्ट करना होता है। और फोरकास्ट कभी भी आपका 100% नहीं होता है, और वैसी बात है वो 100% सही नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है सर, हमें प्लानिंग करनी होती है। हर चीज़ जो होती है बिजनेस में वो प्री प्लान होती है। क्या बोला मैंने? प्री प्लान होती है। आपको कुछ ना कुछ सोच के चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली वी आर कंपेयरिंग फाइनेंशियल डेटा, और वी कैन से फाइनेंशियल फिगर्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर विद द करंट ईयर। हम करंट ईयर के साथ डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं प्रीवियस ईयर का। अच्छा, तो वहाँ से हम कुछ डिसीजन ले पाते हैं। सर क्या डिसीजन ले पाते हैं कि पिछले से पिछले साल हमारा मान के चलो 2% से प्रॉफिट बढ़ा, फिर उसके बाद 3% से, फिर 4% से, फिर अब 10% से बढ़ गया। फिर हम सोच रहे हैं आगे कि यार हो सकता है आगे 12 से बढ़ जाए, 13% से बढ़ जाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक। तो ये होता है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब बात करते हैं अगला 5 अगला पॉइंट में क्या कि सर हम जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन। मैं पहले बता दूं, अगर आप पेपर में क्वेश्चन 1 to 34 आते हैं ना, 34 के 34 क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आ जाते हो, तभी भी इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की श्योरिटी नहीं है वेदर यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन अकाउंट्स। क्यों भाई सर? प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, प्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। अब सुनो, तो फॉर्म्स और टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहला, हम जो डेटा होता है ना उसे, जो एब्सोल्यूट डेटा होता है, मतलब नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेटा, उसे दिखाते हैं सिर्फ रुपीज़ में। इसमें दिखाते हैं रुपीज़ ओनली में। चलो सर ठीक है। अगला, टू शो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। ऑब्वियस बात है ना, वी आर कंपेयरिंग अ प्रीवियस ईयर डेटा विद द करंट ईयर डेटा, तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीज हुआ होगा। हाँ सर बिल्कुल हुआ होगा। उससे भी हम मॉनेटरी टर्म्स में दिखाते हैं, मतलब मनी में दिखाते हैं, ठीक है सर। अगला, हम जो हमारा सेम वही इंक्रीज और डिक्रीज हुआ होता है डेटा में, वो हम परसेंटेज में भी दिखाते हैं। अच्छा सर परसेंटेज में भी दिखाते हैं? बिल्कुल सर दिखाते हैं। जैसे इसने दे रखा है एग्जांपल कि अगर हम 2016 के कंपैरिजन में देखें तो 17 में, यानी हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मतलब सेल्स, वो बढ़ा है 25% से, ठीक है। चलिए सर ऐसा दिखाते हैं। अगला, कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन रेशियो। हम जो प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर कर रहे होते हैं, हम उन्हें रेशियोज में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हालांकि रेशियो वाला हमारा अगला चैप्टर होगा। पर एग्जांपल देखो, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 2016 का वो है 2 लाख रुपीज़ और 17 का है 2,50,000, तो हम भाई साहब ऑब्वियस ही बात है, जो यहाँ पे 17 को मानो करंट ईयर, तो 2.5 लैक्स अपॉन 2 लैक्स, इससे सॉल्व करोगे तो 1.25 रेशियो 1 आपका कुछ इस तरीके से रेशियो निकल के आता है, ठीक है भाई। तो चलो रेशियो आपको मोटा मोटा, जिसमें इसने रेड कलर से कर रखा है ना ये वाला जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको ये पढ़ना है, ये दिमाग में रखना है। अगला है यूज ऑफ क्यूमुलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का। तो ऑब्वियसली बात है, वी आर मेकिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर कंपैरिजन ऑफ क्यूमुलेटिव फिगर्स। क्यूमुलेटिव फिगर्स का मतलब होता है हम सिर्फ करंट ईयर को ही नहीं देख रहे हैं, वी आर ऑल्सो व्हाट, वी आर ऑल्सो, बोलो भाई, वी आर ऑल्सो लुकिंग दी, और वी कैन से वी आर ऑल्सो एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। अगली बात करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे किस चीज़ में। अब देखो मैंने क्या बोला अभी तक, यहाँ पे मैंने बोला कि सर हम जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमने उसका पूरा बेसिक पकड़ लिया, ठीक है सर। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें 2 चीज़ें मैंने बताई थी सर। पहला हमने बताया था बैलेंस शीट, और अगला हमने बताया था एसओपीएल। तो सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस शीट की, फिर बात करेंगे एसओपीएल की, ठीक। और याद रखना, इसके लिए मैंने कहा था आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है भाई। और इसका भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट याद होना चाहिए, तभी जाके आप इसको बना पाते हो, ठीक। चलो जी, अब देखो शुरू करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाना।
तो देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट शो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वेरियस एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ऑब्वियस ही बात है, हमको इंक्रीज डिक्रीज ही पता चलेगा। क्यों? हम देखेंगे पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। ऑब्वियस ही बात है, दो ही चीज़ तो हो सकती है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेबल हो। तो यहाँ से 3 थिंग्स वी कैन डिराइव फ्रॉम हेयर। वट सर, पहला इंक्रीज हो सकता है, हाँ जी। डिक्रीज हो सकता है, हाँ जी। और तीसरा सर हो सकता है कि वो स्टेबल हो, कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब देखना एडवांटेज है यहाँ पे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाने के एडवांटेज क्या होते हैं। तो सर जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो अ सिंगल ईयर बैलेंस शीट शो ओनली अ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्टिकुलर डेट। ऑब्वियस सी बात है, बट जब हम बनाते हैं कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट तो ये हमको शो करती है बैलेंस ऑफ डिफरेंट। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेता हूँ क्योंकि तब ऐसे में आपको कन्फ्यूजन होगी। तो देखो जो पॉइंट नंबर 1 है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अरे यार कहाँ जा रहा है ये, देखो है, तो मैं लिखता हूँ सो बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट डेट्स। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट डेट्स, ये आपका शॉर्ट में है, इसी को याद करना जो मैंने ब्लू पेन से लिखा रखा है। अगला, इन अ सिंगल ईयर बैलेंस शीट इज फोकस्ड ऑन स्टेटस वेयर कंपैरेटिव। ये देखो आप जब कंपैरेटिव, इसको तो खैर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ। क्या बोला मैंने? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एम्फेसिस करती है चेंज में, हाँ, कि पिछला कितना था और अभी कितना है। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अगला मैं पढ़ रहा हूँ, अगला ये है कि कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट होती है ये मोर यूजफुल है। क्यों सर? कंपैरिजन टू अ सिंगल ईयर बैलेंस शीट बिकॉज इट इनेबल फाइनेंशियल एनालाइज टू स्टडी द नेचर एंड साइज ऑफ, यहाँ तक कर लो इसको, डायरेक्शन ऑफ चेंजेस। और अगला है, तो पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा कि ये क्या करती है, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है इट इस कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में सर? एसओपीएल और बैलेंस शीट के बीच में। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि आपको जो पिछले साल की बैलेंस शीट है और इस साल की बैलेंस शीट है, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास फिगर आ रहे हैं ऑब्वियसली बात है वो बैलेंस आपके एसओपीएल से आ रहे हैं। तो बस या अगर आप एक काम करो, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो कि सर ये कैसा दिखाएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसमें आप, इसमें इसको हटाओ, आप लिखो ये वाला कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोज इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस में सर? एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है भाई, चलो जी अब शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मेन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो फॉर्मेट यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, एडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। क्या बोला मैंने? बात करते हैं फॉर्मेट की, आपको बनाना कैसे है। तो भाई सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि आपको करना क्या है। आपको एक काम करते हैं, 1 मिनट, हाँ ये जो है ये इसने गलत लिखा रखा है यहाँ पे। सुनना भाई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एसओपीएल कैसे बनाए जाते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है, फर्स्टली आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली बात है आइटम्स दे देगा, बोलेगा भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ या एसओपीएल बनाओ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। चाहे आइटम्स किताब में पूरी हो दे रखी या ना दे रखी हो, आपको फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आइटम्स सब वो लिखोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बाई चांस मान के चलो अगर आपका किताब में आइटम दे रखा है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आपका सिर्फ ये दे रखा है शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये जिसमें टिक मार रखा है सिर्फ वही दे रखा है, तो आपको वही लिखना है, आपको सारा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बस फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जैसा गिवन है। करोगे क्या सर? हमको पता है 4 कॉलम हमको पता है। पहले सर पर्टिकुलर्स का, ठीक है, अगला हमारा नोट नंबर का, और अगला मैं बता दूं यहाँ पे तो जो तो मेरे पास बुक है ये रिवाइज्ड फॉर्मेट वाली नहीं है, सीबीएसई की। जो सीबीएसई का रिवाइज्ड फॉर्मेट है ना भाई, उसमें आपका सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो बनता है करंट ईयर का, और अगला जो कॉलम बनता है वो बनता है प्रीवियस ईयर का। क्या बनता है? सबसे पहला कॉलम करंट ईयर का, और जो अगला कॉलम होता है वो बनता है आपका प्रीवियस ईयर का। समझ में आई बात? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया? ओके, ये तो ऑब्वियसली बात है, आप किताब से इजीली जो क्वेश्चन दिया होगा उससे कर सकते हो, लेकिन आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने होते हैं। वो होता है एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज का। फॉर्मूला सुन लो ध्यान से, इसको तो हटाओ, इसको तो मैं कहता हूँ हटा ही दो, जो बता रहा हूँ उससे ध्यान से सुनना।
एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। याद रखना, आपका जो करंट ईयर की अमाउंट है आपको प्रीवियस ईयर की अमाउंट से उसे माइनस करना होता है। क्या बोला मैंने? करंट ईयर की अमाउंट को आपको प्रीवियस ईयर की अमाउंट से माइनस करना होता है। समझ में आई बात? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है आपका परसेंटेज चेंज। तो सर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? भाई परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया ना, यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AC, जो एब्सोल्यूट चेंज आया उसको ऊपर लिखोगे आप यानी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आप लिखोगे प्रीवियस ईयर की अमाउंट को, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक, ये होता है आपका, बात खत्म। भाई फॉर्मूला दिमाग में घुसा, सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, इजीली। आराम से बैठो, शांति से बैठो, कॉपी खोल के देखो और लिखो, अपने उससे लिखो कि पहला आपका पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, देन करंट ईयर की अमाउंट, देन प्रीवियस ईयर की अमाउंट। अगला आपका एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में क्या होता है, कैसे निकलता है सर? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है सर? जो आपका एब्सोल्यूट चेंज का आंसर आया उसको ऊपर लिखो, प्रीवियस ईयर वाली को नीचे लिखो, इंटू 100 करो। ठीक, डन, समझ में आया? अच्छा, अब देखो एक दो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ छोटे छोटे, तो आपको समझ में आएगा। देखना, मैं कराता हूँ ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस। मान के चलो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख रुपए का। कितने का है? 2 लाख रुपए का। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में जो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीवियस ईयर में जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है वो है आपका 3 लाख रुपए का। ठीक है भाई, ठीक है। अरे समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, आपका करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर भी हो गया। और जो मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या बताया आपको? लॉन्ग टर्म बोरिंग ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 8 लाख रुपीज़ और ये हो गया आपका 5 लाख। अब सॉल्व कैसे करना है सर? अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे हम, तो क्वेश्चन है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो सर 2 लाख में से अगर हम 3 लाख को हटाएंगे तो कितना आंसर आता है सर? हमारा आता है आंसर 1 लाख। को भी नेगेटिव का, हाँ कोई बात नहीं, मैंने कहा ना नेगेटिव आपका आंसर हो सकता है, आपको दिखा देना उसको नेगेटिव में, जो है उसे ब्रैकेट में दिखा दो। क्या बोला मैंने? ब्रैकेट में दिखा दो। अगला इसे भी कर लो। 5 लाख में से 8 लाख गए, 5 लाख में से अगर 8 लाख गए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर है तो हाँ 8 लाख माइनस 5 लैक्स कितना आंसर आता है? 3 लाख रुपीज़। भाई फॉर्मूला याद रखो बस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। हाँ तुम पुरानी किताबें देखोगे ना भाई, उसमें कहीं प्रीवियस ईयर पहले है, कहीं प्रीवियस ईयर बाद में है, बट अभी जो रिवाइज्ड फॉर्मेट है CBSE का, उसमें आपको क्या करना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन में हो सकता है पहले प्रीवियस ईयर दे रखा हो फिर करंट ईयर दे रखा हो, बट आपको पहले करंट ईयर ही लेना है। ठीक है, आंसर बनाते हुए, आंसर लिखते हुए आपको पहले करंट ईयर को ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब माइनस करके आंसर आ गया, एक हमारा ये आ गया, ये आ गया। अब निकालना है हमको एब्सोल्यूट चेंज, सॉरी तो निकाल दिया ना हमने, अब निकालेंगे हम परसेंटेज चेंज। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आपका आता है एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख रुपीज़, और नीचे आता है आपका प्रीवियस ईयर की फिगर। तो बताओ प्रीवियस ईयर का फिगर कितना है सर? प्रीवियस ईयर जो है हमारा, ये प्रीवियस ईयर है 3 लाख रुपीज़। कितना है? 3 लाख रुपीज़ इंटू 100। सॉल्व करो, कितना आंसर आता है सर? आता है 33.33%। ठीक, 33.33%। और नेगेटिव में है ना, तो ये लो, नेगेटिव में मतलब सब डिक्रीज हो रहा है। हाँ बस ये तो समझना है। अगले में देखो 3 लाख रुपीज़, तो आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा 3 लाख रुपीज़, और जो आपका प्रीवियस ईयर है वो कितना है आपका सर? 5 लाख रुपीज़। ठीक, इसे सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है आपका हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 5 6 30, 60% आएगा, और पॉजिटिव में है तो इंक्रीज होगा। समझ में आई बात? अरे पल्ले पड़ा। तो ये आपका होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक, आगे बात करते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि सिंपल सिंपल है, छोटा छोटा है, इजीली हो जाएगा। अगला बात करते हैं कंपैरेटिव SOPL का। तो ये क्या दिखाता है सर? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, क्या क्या बेसिकली पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं कंपैरेटिव SOPL में? तो देखो भाई क्या क्या बताता है वो, क्या क्या बताएगा ये। तो भाई ये देखो, ये बताएगा आपको सबसे पहले कि आपका रेट जो है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किस में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, अरे जो रॉ मटेरियल आप लेते हो उसमें, इनकम एक्सपेंस में क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, और नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सर बनाते क्यों है सर? मेन बात तो ये है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो देखो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर पाते हैं अलग अलग ईयर्स के, हाँ जी, और उन्हीं को हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें रुपीज़ और परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं, हाँ, और हम प्रॉफिट जो ट्रेंड है उसे एनालाइज कर पाते हैं और सेम वही प्रॉफिटेबिलिटी बता पाते हैं। सब मतलब मान के चलो 2016 में 20% प्रॉफिट था, 17 में आपका 22% हुआ, 18 में हमारा 30% हुआ और 19 में हुआ वो 39%। तो हम यहीं से बता सकते हैं ना कि हाँ अगले साल प्रॉफिट हमारा बढ़ने वाला है। ठीक है भाई। सेम ऐसी जो अगला है हमारा वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला, कौन सा भाई, एसओपीएल। सेम ऐसी एसओपीएल का आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो एक कॉलम रहेगा आपका किसका, पर्टिकुलर्स का, अगला कॉलम रहेगा आपका नोट नंबर का, अगला रहेगा करंट ईयर का, सेम रहेगा आपका फिर प्रीवियस ईयर का, ऐसा कॉलम रहेगा। समझ में आ रही है बात, करंट ईयर का रहेगा और प्रीवियस ईयर का। फॉर्मेट आपका सेम वही है, फॉर्मेट बोलूँ या फॉर्मूला बोलूँ सेम वही रहेगा कि करंट ईयर, ये सेम जो ये है आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। देखो किताब में देखो कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बता दूँ फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम है, जो बैलेंस शीट के लिए है वही यहाँ पे है, लेकिन देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तुम बोलोगे कि सर ये तो आप उल्टा बता रहे हो, किताब में कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हो। मेरे पास बुक जो है वो पुरानी है। ये देखो यहाँ पे करा क्या है इसने, सुनो मैंने क्या फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमारा, पहला फॉर्मूला सुनो सर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो आप बताओ करंट ईयर कौन सा है, 16-17 या 15-16? ऑब्वियसली सर हमारा होगा 16-17, तो लिख दो 16-17, और आपका जो प्रीवियस ईयर है वो होगा 15-16। सर यही होगा, खुद देखो फॉर्मूला क्या है, इसको मान रखा है बी, इसको मान रखा है ए, तो भाई इसको मान रखा है बी, इसको मान रखा है ए, तो सही तो है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फॉर्मूला सही लिख रखा है, बट इसने ये आगे पीछे कर रखा है। पहले पढ़ी बात, डन, समझ में आई, ठीक है। तो आपका ये आपका फॉर्मूला होगा सेम ऐसी, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है भाई, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ लिखना होता है, एज इट इज़। ठीक है, तो आपका कंपैरेटिव साइज वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे होता है ख़त्म। ठीक है, अब मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला भी, क्योंकि इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सुनो है, कॉमन साइज स्टेटमेंट का अगर मैं मतलब, अच्छा एक काम करते हैं, कॉमन से स्टार्ट करने से पहले ना, पहले हम क्या करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी लेंगे। सर ये देखो जी, ये हमने क्लैरिटी ली, आइए क्या बोला मैंने, कंपैरेटिव साइज, सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने बोला सर हमें बनाना है, मान लो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्या बनानी है हमें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट पता है सर फॉर्मेट तो पता है, आपने बताया तो है। ये देखो भाई, फॉर्मेट आपको पता होना भी चाहिए, फॉर्मेट के बिना तो कुछ नहीं होगा। मैं पे आइटम्स पूरी नहीं डालूंगा, हल्की फुल्की आइटम डालूंगा, और बस आपको मेनली मुझे एक्सपोजर देना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है भाई, ये देखो आपका कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ठीक, उसके बाद क्या आता है सर, नोट नंबर आता है, यहाँ पे आता है आपका करंट ईयर की अमाउंट्स, यहाँ पे आती है प्रीवियस की, यहाँ पे आता है आपका एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ चेंज, और यहाँ पे आता है आपका परसेंटेज चेंज। ठीक, करंट ईयर प्रीवियस ईयर की अमाउंट आपको दी होती है। सर एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला कैसे निकलता है, मतलब क्या होता है, दिस माइनस दिस, यानी करंट माइनस प्रीवियस, और एब्सोल्यूट चेंज का क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी परसेंटेज चेंज का क्या होता है सर, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, यही होता है सर, यही होता है। अब बनाओगे कैसे, ये आपका होगा, आपको प्रॉपर बनाना है ऐसे, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक, उसके अंदर जो दे रखा है ये आपको ये लिखना है ना। उसके बाद आपको मान के चलो शेयर होल्डर फंड दे रखा है बस, और उसके अंदर कुछ नहीं दे रखा है, तो जो दे रखा है वो लिख दो। ठीक, अगला आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी है वो लिख दो, करंट लाइबिलिटीज है वो लिख दो, उनके अंदर कुछ और दे रखा है तो उसके अंदर लिखो, और उनकी फिगर यहाँ पे डालते चलो। समझ में आए बात, मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक फिगर बना रहा हूँ, बेसिक से बेसिक, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होता है। ठीक है भाई, बाकी अगली वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें प्रॉपर, उसमें कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके करेंगे वीडियो में, और कुछ हम आंसर में से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका क्या, टोटल, भाई टोटल भी तो होता है, और हाँ टोटल का भी आपको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि टोटल को सॉल्व नहीं कर रहे भाई, टोटल भी करना है आपको,
टोटल को मत भूल जाना। तो ये आपका हो गया। दूसरा कौन सा होता है सर आपका? सर एसेट्स होते हैं। तो चलिए, एसेट में आपका पहला नॉन करंट एसेट्स और दूसरा आपका है करंट एसेट। सेम उनका टोटल भी आएगा। अरे आएगा ना, बिना उसका टोटल के थोड़ी लिख दोगे। तो आपका टोटल भी आ गया। तो ये हो गया सर आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मैंने एकदम बहुत बेसिक फिगर बना दिया। अब सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छे से। मैंने बोला एक काम करते हैं, इस पूरी बैलेंस शीट को फटाफट से सॉल्व कर लेते, बना लेते हैं। मैंने बोला हमारे पास करंट ईयर में है, एक काम करते हैं ना, फिगर छोटा ही लेते हैं क्योंकि किताब में बहुत, पेपर में बहुत बड़ा तो आएगा नहीं। मैंने बोला ये 1 लाख रुपीज़ है, ठीक। पहले करंट ईयर की बैलेंस शीट बना देते हैं फटाफट से। ये 50,000 है, 50,000। ये है 20,000। तो कितना होता है टोटल? 1,70,000 होता है। चलिए, अब सेम यही आपको पता है बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए, तो ये भी 70,000 होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ये है हमारे पास 1,20,000 और ये हमारे पास 50,000 के हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मैंने बोला ये है हमारे पास 80,000 का। ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चन, ठीक है, मतलब पेपर में ऐसे ही करना है। हाँ, आपके पास बैलेंस शीट अगर बनाई है दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रही तो बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, और ये मान के चलो 10,000 है और ये भी आपके पास 5,000 है। तो कितना होता है सर? 80, 10, 90 और 5, 95, 95,000। ठीक है भाई। चलिए, फिर आपका ये भी 95 होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ये है आपके पास 75,000 का और ये है आपके पास 20,000 का। ठीक है भाई। चलिए, अब शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? करंट माइनस प्रीवियस। तो देखो, करंट माइनस प्रीवियस मतलब ये जरूरी है भाई, ये याद रखना। अब तुम समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है, मुझे लगता है जिन बच्चों को ना मार्क्स लाने, जिनको अकाउंट्स में अच्छे से स्कोर करना है, समझनी है, वो अभी मेरे साथ ये सॉल्व कर रहे होंगे। और जिनको नहीं करना है वो तो फिर क्या बोल सकते हैं उन्हें। तो देखो, करंट माइनस प्रीवियस यानी 1 लाख माइनस 80 कितना होता है? 20,000 आंसर आता है। हाँ जी सर। 50 माइनस 10, 40। भाई जो नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में लिख सकते हो, ठीक है। 20 माइनस 5,000, 15,000 होते हैं। अगला 70,000 माइनस 1,70,000 माइनस 95,000 कितना होता है सर? ये होता है 75,000। अच्छा, 1,20,000 माइनस 75 कितना होता है सर? 45 आता है आंसर। कितना आता है? 45,000। अगला 50,000 माइनस 20,000 कितना होता है सर? 30,000। और इसका कितना आएगा? 1,70,000 माइनस 95 आता है 75,000। ठीक है सर, तो ये हमने कर दिया। अगला सर, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? गुड क्वेश्चन सर। इसका जो है हमारे पास ये है, तो वही एब्सोल्यूट अपॉन प्रीवियस इंटू 100। तो आओ, एब्सोल्यूट है हमारे पास सर 20,000, प्रीवियस से हमारे पास 80,000 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा कुछ परसेंटेज आएगा। देखो, मैं सॉल्व यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि फालतू वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस आपको समझ में आना चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सेम ऐसी यहाँ पे कितना आएगा सर? जो चेंज करके आया और प्रीवियस ईयर आपका 10,000 इंटू 100। सेम ऐसी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अगले वाले में 15,000 अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है आपका? 5,000 इंटू 100। ठीक, सेम ऐसी अगला, छोड़ना कुछ नहीं है इसमें, छोड़ोगे नहीं भाई। 75,000 अपॉन प्रीवियस ईयर आपका 95,000 इंटू 100। तो ऐसे ऐसे करके आप इस वाले को भी सॉल्व करोगे। भाई समझ में आई बात? इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे कैसे सर? 45,000 अपॉन 75,000 इंटू 100। ठीक है। अगला 30,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। और अगले वाले में 75K यानी 75,000 अपॉन 95K इंटू 100। ठीक, ऐसे आप सॉल्व करोगे, पूरा परसेंटेज लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सेम ऐसी मैं बना नहीं रहा हूँ, कंपैरेटिव SOPL भी आपका सेम ऐसे ही बनेगा। फॉर्मेट बनाऊँ, नोट नंबर लिखो, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट में। देखो भाई, कॉमन साइज स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें
जैसे मैंने बताया था कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट में हम पिछले 2 ईयर्स का या 2 से ज़्यादा ईयर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन भाई कॉमन साइज में हम कंपेयर पिछले ईयर्स का नहीं कर रहे होते हैं। हमारा जो करंट ईयर होता है ना, हम उसी को कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब मैंने आपको शायद, मुझे याद आ रहा है, मैंने लेक्चर नंबर जो 1 है पार्ट 1 उसमें बताया था। सर बताया क्या था? मैंने ये बताया था कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ करंट ईयर को ही देख रहे होते हैं। सर पर करंट ईयर में देखते क्या है, हम ये देखते हैं कि हम मान के चलते हैं जो हमारा बैलेंस शीट का टोटल है वो है 100% के इक्वल। अमाउंट नहीं बोली मैंने बोला परसेंटेज, वो है 100% के इक्वल। तो हम ये देखते हैं कि हमारा अगर बैलेंस शीट का टोटल 100% है ना, तो उस टोटल का नॉन करंट लाइबिलिटी कितना परसेंट है, करंट लाइबिलिटी कितना परसेंट है, या शेयर होल्डर फंड कितना परसेंट है, ठीक है भाई, या एसेट कितने परसेंट है, वो देखते हैं हम। तो क्या है कैसे है देखते हैं, आओ चलो जी। तो मीनिंग क्या है उसका, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। और कॉमन बेस कितना होता है सर 100, क्या होता है 100%। और देखो इंडिविजुअल फिगर बोला उसने, मतलब आप करंट ईयर को ही यहाँ पे कंपेयर कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसने बोला भी है आगे क्या लिखा है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं एनालाइज करने वाले, इनको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस। इसमें भी आपकी 2 चीज़ें बनती हैं ऑब्वियसली, आपका बनेगा बैलेंस शीट और SOPL, ठीक है। पार्ट और जो नंबर 2 है इसमें देखो, इसमें आप क्या क्या देखते हो या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली इसमें होता है आपका SOPL और बैलेंस शीट होता है, हाँ, और परसेंटेज होता है, बस, ज़्यादा नहीं, जितना करा रहा हूँ उतना करो। अगला है सर बनाते क्यों है इसको, क्या पर्पज है इसका। सर देखो हम करते हैं टू प्रोवाइड अ कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। हम देख पाते हैं कि हमारा अगर कोई चीज़ 100% है तो अगली चीज़ उसका कितना है। मान के चलो बैलेंस शीट का टोटल 100% है, जो कि होता ही है, हम मानते ही है। तो उस 100% में से एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी परसेंट है, या इक्विटी कितना परसेंट है, वो मानते हैं। अगला है टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप। इसका ये मतलब होता है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस, हम अपने एक्सपेंसेस, हम अपने इनकम, हम अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इन सब के बीच में रिलेशनशिप देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं सर, बताइए जरा। सेम वही, आपका 100% बैलेंस शीट का टोटल है, तो उस 100 का मान के चलो 60% आपका इक्विटी है, 10% आपका लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, और 5% आपका करंट लाइबिलिटी है, और जो बाकी बचा हुआ है वो आपके एसेट्स हैं। भाई पल्ले पड़ी बात। तो ऐसे आपका रिलेशनशिप्स इसमें एस्टेब्लिश होता है। अगला, टू प्रेजेंट चेंज इन वेरियस आइटम्स इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज। मैंने क्या बोला, ये लाइन जो है ना भाई, जो इकलौती ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है सर, ये लाइन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका पूरा का पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट को ही बताएगी। मतलब आपका पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट इससे क्लियर होगा सर, ये वाला। सर क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि हम 3 चीज़ बोली है इसने, सुनो 3 चीज़ बोली है इसने। एक बोला है इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक बोला है टोटल एसेट, एक बोला है टोटल लाइबिलिटी। इसी से हमको बनाना है पूरा का पूरा कॉमन साइज। सर बनाना कैसे, सुनो। मैंने बोला हमारे देखो बैलेंस शीट के 2 टोटल होते हैं ना सर, 2 टोटल, हाँ 2 टोटल तो होते हैं। एक होता है टोटल एसेट्स का, एक होता है टोटल लाइबिलिटीज़ का। तो जब हम लाइबिलिटी वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम टोटल लाइबिलिटी को 100% मानते हैं, ठीक है सर। सेम ऐसे जब हम एसेट्स वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम टोटल एसेट को मानते हैं आपका क्या 100%। तो ये 2 चीज़ क्लियर हुई। और तीसरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये यूज़ होता है SOPL में, क्योंकि SOPL में टोटल नहीं होता। खुद से सोचो ना भाई, तुम बोर्ड वाले हो, तुम्हारे नज़दीक है बोर्ड, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए इतना। क्या सर, बैलेंस शीट में टोटल हो सकता है, RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टोटल थोड़ी होता है। तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट सर। तो उसके लिए ही तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या है दे रखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को मानो 100%, ठीक है भाई। चलो जी, ये हो गया। अब अगला सिंपल है, क्या बोला उसने, आप करते क्या हो सर, आप जब प्रिपेयर करते हो कॉमन साइज को तो उसने सिंपल सी बात बोली की है, आप मानते हो हर चीज़ को किसके इक्वल, 100% के इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते, ज़्यादा कुछ नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना सुनो। आगे है सेम वही, पहले बात करेंगे कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में हम किसके इक्वल मानते हैं 100 के, लेकिन किसको मानते हैं सर, हम मानते हैं अगर हम एसेट बना रहे हैं तो टोटल एसेट को, लाइबिलिटी कर रहे हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, ये बता दूंगा, ये जो फॉर्म है ये फॉर्मेट में ही आता है, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये हम इसी के साथ एक साथ पढ़ेंगे। ये पढ़ लेते हैं सर, बनाते क्यों है, क्या पर्पज़ है इसका।
वही सेम टू एनालाइज अ चेंज इन इंडिविजुअल टर्म। भाई इंडिविजुअल आइटम और बैलेंस शीट, किसी भी बैलेंस शीट की जो आइटम है वो उसमें कितना चेंज है, कितना परसेंटेज का रिलेशनशिप बन रहा है। अगला एसेट्स तो लाइबिलिटीज़ का ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है सर। और हम ये देख पाते हैं कि जो फाइनेंशियल साउंडनेस है अलग अलग एंटरप्राइजेस की वो कैसी है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, कॉमन साइज बनता है 2 या 2 से ज़्यादा फर्म के लिए। 2 या 2 से ज़्यादा फर्म को आप कंपेयर कर रहे होते हो कि इस फर्म का कितना है, इस फर्म का कितना। मान के चलो कोई फर्म है, उसका जो टोटल, ऑब्वियस बात है सारी फर्म का टोटल जो होता है वो 100% के इक्वली होता है। तो हम ये देखते हैं 100% में से मान के चलो मेरी फर्म है ABC लिमिटेड, उसकी मान के चलो मैं बोलता हूँ 100% है। 100 में से 60% तो सिर्फ एसेट्स हैं और 20% इक्विटी है और बाकी 20% हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। लेकिन वहीं दूसरी साइड में देखो XYZ लिमिटेड है, उसका 60% सिर्फ आपका लाइबिलिटी से ही बन रहा है, 10% उसके पास एसेट पड़े हुए हैं और 30% उसके पास इक्विटी है। तो ऐसे ऐसे करके हम कंपेयर कर पाते हैं कि भाई हाँ इसका इतना है, इसका इतना, इसका इतना। अगला टू असेस अ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री। और यही सब जो हम एनालाइज कर पाते हैं ना पैटर्न को कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, हम वहाँ से अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज पकड़ पाते हैं कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, बात करते हैं फॉर्मेट की। तो भाई मैं वही बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, आपको सबसे पहले फॉर्मेट वही बनाना है, चाहे कंपैरेटिव हो या कॉमन हो। आपका पर्टिकुलर सेम रहेगा, आपका नोट नंबर सेम रहेगा। यहाँ पे भी देखो इसने क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट अमाउंट तो है, ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट जो है इसको तो आप हटा ही दो। आपका हमेशा सबसे पहले मैं बोलूँ वो आपका आएगा हमेशा करंट ईयर का, फिर आएगा आपका प्रीवियस ईयर। खैर इसने तो उल्टा कर रखा है, मतलब ऑब्वियसली बात है, बुक में जो बुक है वो काफ़ी पुरानी है, उसमें पहले आपका प्रीवियस ईयर है फिर करंट ईयर है। बट आपको दिमाग में रखना है पहले आपको करंट ईयर ही लेना है। इसमें देखो माइनस नहीं करना होता, सबसे बड़ी बात जो होती है ना भाई, इसमें आपको माइनस करना ही नहीं होता है। समझ में आई बात, इसमें आपको माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है। ठीक है भाई, ठीक है जी। चलो अब मैं अगर आगे बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं तो याद रखना पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक, ये तो आपको दिया ही होगा। उसके बाद ना आपको 2 कॉलम और बनाने हैं कंपैरेटिव की तरह। बट याद करो कंपैरेटिव में नाम क्या थे कॉलम्स के सर, पहला कॉलम का नाम था एब्सोल्यूट चेंज और दूसरे का था परसेंटेज चेंज। इसमें जो दोनों कॉलम बनेंगे ना भाई, वो दोनों होते हैं परसेंटेज चेंज के। किसके होते हैं, परसेंटेज चेंज। उसको बस परसेंटेज चेंज नहीं बोलते हैं, आप बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल ही आपका परसेंटेज में दिखाया जाता है। अच्छा सर, तो 2 कॉलम बनाए आपने। पहले कॉलम में आप सेम वही लिखोगे, करंट ईयर की अमाउंट और प्रीवियस ईयर की अमाउंट। मतलब अमाउंट नहीं डालनी, ऑब्वियसली बात है परसेंटेज डालना है, बट डालना कैसे बता रहा हूँ। पर आएगा क्या क्या, करंट ईयर का जो भी कैलकुलेशन करोगे वो पहले कॉलम में आएगा, क्योंकि करंट ईयर पहले आ रहा है। अगले कॉलम में जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप अगले कॉलम में प्रीवियस ईयर की जो परसेंटेज चेंज की अमाउंट है वो दिखाओगे। भाई पहले फॉर्मेट समझ में आया, क्या करना है कैसे करना है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, करेंगे कैसे सर। सर करेंगे कुछ हम इस तरीके से कि आपको 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 करना क्या है, तो मैं बता देता हूँ। पहले ही समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अगर इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखना है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला शेयर कैपिटल जो है वो, देखो इसमें ना मैं इसी में कराऊंगा। देखो इसमें हालांकि पहले प्रीवियस ईयर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले प्रीवियस ईयर लिख लो, यहाँ पे करंट ईयर, यहाँ पे करंट ईयर लिख लो। पर आपको मेनली पहले करंट ईयर का लिखना चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर का लिखना चाहिए। किताब में भी कोई गलत नहीं कर रखा है, सही लिखा रखा है उसने, हालांकि पुरानी है तो लिखा उसने सही है। पहले बात करते हैं, मान के चलो आपको शेयर होल्डर सॉरी शेयर कैपिटल है 2016 का है, वो प्रीवियस ईयर का है 2,40,000, ठीक है। और करंट ईयर का है वो 3 लाख रुपीज़। मैं सारे नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ कराऊंगा, ठीक। अगला मैं बोलता हूँ शेयर रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 2016 का है 70,000। 2 ही कराता हूँ इसके आइटम्स, और इस पर आपको सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो बस। इसे सॉल्व करते हैं, कैसे बोला मैंने, क्या करेंगे सर। तो देखो भाई, पहले इसमें आपका मान के चलो ये सब कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हो सर आप, मैंने बोला कि आपका ये सब कुछ नहीं है, आपका ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ये कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बोला, इसमें हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए बैलेंस शीट के टोटल में। किसमें, टोटल में। तो कितना टोटल आएगा इसका सर, टोटल जो आएगा वो आएगा 2,40,000 प्लस 70,000, हमारा होता है 3,10,000 होता है। हाँ जी सर। अगला 3 लाख प्लस 80 तो आता है 3,80,000। सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से सुनना,
मैंने ये बोला अब निकालेंगे बैलेंस शीट के टोटल बेसिस। हमने मान के चलो ये हमने बोला ये हमारा 100% है। क्या है ये हमारे 100% है, इसने दे भी रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे सुनो, पहले देखो प्रीवियस ईयर, तो खुद बताओ परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज चेंज ऐसे निकाला जाता है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं कहाँ पे, सारे क्वेश्चन को आपको एक तरीके से सॉल्व करना है, उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, यूनिवर्सल फॉर्मूला। देखो मैं आपको करना क्या है, आपको नीचे लिखना है टोटल बैलेंस शीट का टोटल, इनटू करना है 100 से, और ऊपर आप लिखोगे पर्टिकुलर आइटम, ये जो जो आइटम्स आप निकाल रहे हो पर्टिकुलर आइटम। जैसे मैंने बोला हम पहले निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं ना। नीचे आपका टोटल आएगा, मतलब इस वाली फिगर को निकालने के लिए नीचे आपका आएगा टोटल। तो नीचे आपका टोटल आएगा, टोटल कितना है सर, 3,10,000 रुपये। कितना है, 3,10,000। ऊपर आएगा आप क्या निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो 2,40,000 इंटू 100। भाई पल्ले पड़ी बात, ईजी है ईजी है। अब ये जो सारे के सारे जो है ना, सब के सब आइटम्स यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये आपका फॉर्मूला है। जो सब आइटम दे रखे हैं, इन सब आइटम के नीचे यानी डिनोमिनेटर में आपके नीचे तो सेम ही आएगा बैलेंस शीट का टोटल। 3,10,000 3,10,000 सब में आएगा, 3,10,000 3,10,000 सब में आएगा 3,10,000 रुपये इंटू 100 भी सेम रहेगा। बस ऊपर आपका चेंज होता रहेगा। अगर आप ये निकाल रहे हो तो इसके अमाउंट डाल दो, ये निकाल रहे हो इसके अमाउंट डाल दो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग निकाल रहे हो तो उसके अमाउंट ऊपर डाल दो, ट्रेड पेबल निकाल रहे हो तो उसके अमाउंट ऊपर डाल दो, अदर करंट लाइबिलिटी डाल रहे हो तो उसकी अमाउंट ऊपर डाल दो। अब परसेंटेज निकाल के सॉल्व कर लो, पल्ले पड़ी बात। सेम ऐसे आपको करंट ईयर में भी करना है। करंट ईयर का मान के चलो आपका टोटल है 3,80,000, तो भाई नीचे आपका आएगा 3,80,000 और ऊपर आएगा आपका ये 3,00,000 जो आपका निकालना है। दोबारा पढ़ो, दोबारा सुनो एकदम ठंडे दिमाग से। नीचे आएगा बैलेंस शीट का टोटल, इंटू करोगे 100 से, और ऊपर आएगा आपका पर्टिकुलर आइटम, जो जो आइटम्स आप निकाल रहे हो, जो जो आइटम्स आप निकाल रहे हो। सेम ऐसे आपको बैलेंस शीट में ऑब्वियसली बात है ना, इसका टोटल जब 3,10,000 है तो ऑब्वियसली एसेट्स का टोटल भी 3,10,000 ही होना चाहिए। तो सेम वही, जो जो आप निकालोगे नीचे तो आपका 3,10,000 ही बनेगा, और ऊपर आपकी फिगर्स एज इट इज़ चेंज होती रहेंगी। जैसे ऊपर कुछ और आएगा, नीचे आपका 3,10,000 ही है, नीचे आपका 3,10,000 ही रहेगा। पल्ले पड़ी बात, ठीक है। और ऊपर आपकी आइटम्स चेंज होती रहेंगी। समझ में आ गई, समझ में आया बात, ठीक है। तो यही आपका कॉमन साइज बनता है। और सेम ऐसी आपका अगला जो है, फटाफट इसको क्लियर कर लेते हैं। आपका एसओपीएल भी ऐसे रहेगा ऑब्वियसली। इसके भी आपके पहले पर्पज़ हैं, यूज़ हैं, क्यों बनाया जाता है। तो भाई मैं जितना बता रहा हूँ उतना देखो। पहला वाला ये देखो, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल आइटम ऑफ एसओपीएल का और रेवेन्यू का, क्योंकि इसमें हम टोटल नहीं ले सकते, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेते हैं। मतलब समझ पा रहे बात आप। सर बैलेंस शीट वाले में हमने नीचे लिखा था बैलेंस शीट के टोटल को, हाँ, तो एसओपीएल में हम नीचे लिखेंगे आरएफ और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आइटम को। सर अगर नहीं हुआ दे रखा तो भाई दिया होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आप लिखो। दूसरा है टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल्स आइटम्स ऑफ एसओपीएल एंड ऑपरेशंस, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑब्वियसली बात है, आप देखते हो पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। अगला टू जज रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ 2 और मोर फर्म। हाँ ऑब्वियसली बात है, कॉमन साइज को हम 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स के लिए देखते हैं तो उनको हम कंपेयर कर पाते हैं। अब बात करते हैं 10th नंबर में लास्ट इसका फॉर्मेट। तो भाई फॉर्मेट वही है, सेम वही फॉर्मेट है भाई, सेम वही। अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मेन RFO ठीक है भाई, ये उसको बढ़ा दो ऊपर। चलो जी, ये हो गया, 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 ये हो गया। तो करेंगे कैसे सर, इसमें फॉर्मेट याद करना है। पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर, चौथा प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे भी अगर ये करंट ईयर तो ये करंट ईयर होगा परसेंटेज का, ये प्रीवियस ईयर है तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। सर अब करेंगे कैसे, अरे कुछ नहीं यार, क्यों टेंशन लेते हो, सिंपल ही तो है। RFO आपकी जो होगी मान के चलो वो है 2 लाख रुपये। क्या है सर, 2 लाख रुपये करंट ईयर की। हाँ पहले करंट ईयर लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की 1 लाख है। ठीक, तो आपको अब हर आइटम्स के नीचे, हर आइटम जो डिनोमिनेटर में आएगा यानी इधर आएगा वो आएंगे। पहले आप निकालते हैं यहाँ पे करंट ईयर का और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, तो नीचे जो आएगा ना वो 2 लाख ही आएगा हर आइटम्स में। यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, नीचे यहाँ पे भी 2 लाख, ऐसे 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 करके हर जगह आपको 2 लाख, छोड़ना कुछ नहीं है। इवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी आपका नीचे 2 लाख ही आएगा, क्योंकि मान तो उसी को रहे ना,
उसको भी सॉल्व करना है। जैसे बैलेंस शीट में टोटल को भी सॉल्व करते हैं ना, बैलेंस शीट में आरएफओ को भी सॉल्व करते हैं। हालांकि आरएफओ मैंने बताया था हमेशा 100% ही होगी, पर देख लेना 100% ही आंसर आएगा। और ऊपर लिखोगे आप जिसको निकाल रहे हो, यहाँ पे तो मैं 2 लाख निकाल रहा हूँ तो इसी को लिख दो तो 100% आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे मान के चलो टोटल रेवेन्यू आपका कुछ जो भी आ रहा है उसको ऊपर यहाँ पे लिखे, करंट ईयर का है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। सेम ऐसी जो आंसर आ रहा है उसका यहाँ पे लिखो करंट ईयर का। जो यहाँ पे आंसर क्या जो किताब में दे रखा है उसको ऊपर लिखो। पल्ले पड़ रही बात? तो मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ इस वाले, क्योंकि ये सिर्फ इन डेप्थ लेक्चर वीडियो है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तरीका कैसे सॉल्व करा जाता है क्वेश्चन को। अगले उसमें कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, तो सबको ये सॉल्व करना है, चाहे टोटल एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, टैक्स हो या आपका आफ्टर टैक्स हो। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो क्या बोला मैंने, लास्ट बार बोल रहा हूँ, उस पर वीडियो खत्म। बैलेंस शीट बना रहे हो अगर आप, कौन सी वाली, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो जो आपका टोटल होता है ना आप उसे 100% मानोगे। यानी बैलेंस शीट के टोटल को नीचे रखो और ऊपर पर्टिकुलर आइटम को जो तुम निकाल रहे हो उसको रख दो। ठीक है। एसओपीएल में सर नीचे मानेंगे आरएफओ को, यानी उसकी अमाउंट नीचे रहेगी और ऊपर आपकी पर्टिकुलर आइटम्स की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, चलो जी। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 3 और 4 भी कर दिया। अगले वाली वीडियो में मैं इसके कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। और एक और चीज़, पिछले साल और इस साल वाले जो सैम्पल पेपर हैं उस पर मैंने एक चीज़ और देखी है, कॉमन साइज कंपैरेटिव साइज में ऑब्वियसली बात है दोनों में आ रहे हैं और के ऑप्शंस, तो किसी दोनों में से एक को तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, पर दोनों पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब सुनना मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से, बैलेंस शीट चाहे तुम कंपैरेटिव बनाओ कॉमन बनाओ, तुम पहले सैम्पल पेपर को देखना। मैंने टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम चैनल में तुम देखना, मैंने सैम्पल पेपर अपलोड कर रखा है, उसमें देखो क्वेश्चन जो आ रखा है ना, एक वो कैसा आ रखा है, एक में ना वो देखो और में ऑप्शन देगा, वो और में ऑप्शन देगा। तो एक तो वैसे 99% केस में वो कॉमन साइज बनाने को देता है और में, यानी ऑप्शन 1 में कॉमन साइज देता है बनाने को, चाहे बैलेंस शीट दे चाहे एसओपीएल दे, उस तो क्वेश्चन की एग्जामिनर की मर्जी है। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है उसमें जो और में होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। जो एक देता है वो कॉमन साइज और एक देता है कंपैरेटिव साइज। बट कंपैरेटिव साइज में ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल से, वो कंपैरेटिव बनाने को नहीं दे रहा है, वो बनाया हुआ दे रहा है, उसमें मिसिंग फिगर निकलवाता है हमसे। तो वो प्रैक्टिस हमको करनी है। ठीक है भाई।